हेलो बच्चों, आज हम मिलेंगे भुवनेश मित्रा जी से, जो मात्र 19 साल के हैं और उन्होंने एसएससी स्टेनोग्राफर सी ग्रेड में रक्षा मंत्रालय में निजी सचिव के पद पर चयनित हुए हैं। और इतनी कम उम्र में, मात्र 19 साल में इन्होंने ये सिलेक्शन लिया है, जो कि 4600 ग्रेड पे है। और आज हम जानेंगे कि इन्होंने इतनी जल्दी, मात्र 19 साल की उम्र में इतना अच्छा सिलेक्शन कैसे लिया, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, कैसे इन्होंने इतनी जल्दी स्टेनोग्राफर की। तो आइए मिलते हैं भुवनेश मित्रा जी से। आप लोग मिलिए भुवनेश मित्रा जी से, जिन्होंने एसएससी स्टेनोग्राफर पे बहुत ही जल्दी सिलेक्शन लिया। मात्र ये 19 साल के हैं और इन्होंने ये आपको बताएंगे इन्होंने किस तरह से इतनी जल्दी, इतने कम समय में स्टेनोग्राफर, रिटर्न सब कुछ प्रिपेयर किया। तो आप बताइए, तो बच्चों को उनका मार्गदर्शन करिए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि रिटन की प्रिपरेशन एक ऐसी प्रिपरेशन होती है कि जो बच्चा खुद ब खुद घर से कर सकता है, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से, किसी माध्यम से कर सकता है। लेकिन एक स्टेनोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, एक ऐसी स्किल होती है जिसके लिए एक अच्छे टीचर का होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका टीचर अच्छा नहीं है तो वो बहुत समय भी लग सकता है स्टेनोग्राफी सीखने में। लेकिन अगर आपका टीचर अच्छा है, आपकी कमजोरियों को समझता है, तो आपको बेहतर बना सकता है। क्योंकि स्टेनोग्राफी एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, जो कि कई लोग इसमें कई साल लग जाते हैं, कई लोग कुछ बहुत जल्दी ही इसको कवर कर लेते हैं। तो उसमें आपने मेरी बहुत मदद की, तो इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके लिए। तो मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ कि मुझे कैसे पता चला कि ये सरकारी नौकरी कैसे क्या करना है मुझे, क्योंकि जब मैं 12th तक मेरा कोई सरकारी नौकरी का कोई ड्रीम नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था कि सरकारी नौकरियां होती क्या हैं। तो मेरे पिताजी थे, तो वो लॉयर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि स्टेनोग्राफर भी एक जॉब होती है जो वैकेंसी डिपार्टमेंट अपने हिसाब से निकालते रहता है टाइम टू टाइम। और ये ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो कि टाइम टू टाइम आती ही रहती हैं। और लेकिन इसमें एक स्किल होता है जो कि नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलता, जो कि होती है एक कोडेड लैंग्वेज टाइप की होती है, उन्होंने बताया था। तो मुझे उस समय मालूम नहीं था कि ये क्या होती है। तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि सब क्या है। तो मैंने उसके बारे में धीरे धीरे सर्च करना चालू किया कि ये एक्चुअल में होता क्या है, कैसे लिखी जाती है, उसमें इसमें कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो मुझे फिर जब मैं 16 साल का था, तब से मैंने इसके बारे में रिसर्च करना चालू कर दिया था कि इससे मैं क्या क्या, मतलब कौन कौन सी पोस्ट इसमें मैं ले सकता हूँ। तो हाँ, तो उस टाइम मुझे पता चला कि इसमें यूपीपीसीएस है, वो एपीएस की भर्ती निकालता है, जिसमें स्टेनोग्राफी भी मैंडेटरी होती है, उसको करना होता है। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही थी कि मेरा एज क्राइटेरिया, मैं जैसे कि 16 साल का था उस टाइम, तो यूपी हाँ उसमें एपीएस पे ग्रेजुएशन के बाद ही ले हाँ सकते उसमें हैं। ग्रेजुएशन और 21 एज मांगते हैं, जो कि मैं उस समय 16 ही साल का था ना, मेरे पास ग्रेजुएशन था और मेरा 12th ही बस क्लियर हुआ था। तो मेरे पास कोई चारा था ही नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। तो फिर मैंने और दूसरे देखे, तो मुझे पता चला कि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी, जैसे हाई कोर्ट हो गया, तो उसमें वैकेंसीज आती हैं। लेकिन उसमें भी यही सेम प्रोसेस रहता है, उसमें भी एज क्राइटेरिया का मेरा इशू था। तो फिर मुझे धीरे धीरे जब पता किया, तो मुझे पता चला एसएससी के बारे में कि एसएससी अपने स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज निकालता है हर साल। तो उसमें 3 टाइप की वैकेंसीज होती हैं, डी ग्रेड की, सी ग्रेड की। और सी ग्रेड में कुछ ऐसे विभाग होते हैं जैसे चुनाव आयोग हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया और रक्षा मंत्रालय। तो ये कुछ ऐसे विभाग हैं जो आपको डायरेक्ट एज पीएस या निजी सचिव आपको पोस्टिंग देते हैं, जैसे कि स्टेट बीसीएस आपको अपर निजी सचिव पोस्टिंग देता है। तो ऐसे ये भी कुछ विभाग होते हैं जो कि आपको डायरेक्ट निजी सचिव पोस्टिंग देते हैं। तो मैंने इसी प्रिपरेशन तैयारी की, क्योंकि ये इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो 18 साल का था और इसमें कोई ग्रेजुएशन भी नहीं मांगा गया था। तो मुझे लगा कि मेरे लिए यही बेहतर होगा ऑप्शन। तो ये मैंने इसकी तैयारी करना चालू की। तो जो कि लास्ट ईयर में 2022 में जब इसकी वैकेंसीज आई थी, 4000 के आसपास वैकेंसीज थी, तब मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। लेकिन जो एसएससी का जो एज काउंटिंग मेथड है, वो 1 जनवरी से एज काउंट करता है। मैं उस दिन उस साल 2022 में 1 जुलाई को 18 साल का हो तो गया था, लेकिन 1 जनवरी की वजह से मैं फॉर्म फिल ही नहीं कर पाया था। तो उस टाइम मुझे तो बहुत बुरा लगा कि इतनी सारी वैकेंसीज आ गई, जो कि एसएससी ने पहली बार इतनी सारी निकाली थी। तो मुझे इसमें काफ़ी बुरा लगा कि मैं साल फॉर्म ही नहीं भर पाया। नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, कितनी आएंगी और कट ऑफ कितना हाई जाएगा, तो मुझे उसकी काफ़ी चिंता हुई। लेकिन फिर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया और मैंने आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट की।
और 2023 में जब वैकेंसीज आई तो मैंने फॉर्म फिल किया और मैंने एग्ज़ाम दिया। लास्ट ईयर के मुकाबले 2023 में वैकेंसीज बहुत ही कम थी, तो मुझे लगा कि इतनी कम वैकेंसीज हैं और इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। तो मैं तो यही पेपर सोच के गया था कि मेरा सिलेक्शन तो इस बार होगा नहीं, इस बार वैसे सही एक टेस्ट मॉक टेस्ट की तरह दे लेता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो मैंने तो एडमिट कार्ड भी सेंटर पे जाके ही निकलवाया था क्योंकि मुझे कोई भरोसा नहीं था अपने ऊपर कि मैं कुछ कर पाऊँगा। तो मैं सेंटर पे आराम से गया, आराम से एडमिट कार्ड निकलवाया, आराम से एग्ज़ाम दिया। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे पता चला कि एग्ज़ाम थोड़ा इजी लेवल का था, लेकिन क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से उसकी मैं 2022 से कम 1 साल से मैं लगभग प्रिपरेशन कर रहा था उसकी। रिटर्न किया आपने? हाँ हाँ, और मैंने कोई ऑनलाइन बैच या कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, तो ये मैंने सारी सेल्फ स्टडी की थी, इंग्लिश रीजनिंग और जीएस की। हाँ, तो यूजली लोगों का सवाल भी होता है कि क्या अगर कोई गवर्नमेंट जॉब हमें अगर लेनी है तो उसके लिए क्या हमें कोई ऑफलाइन बैच या फिर हमें कोई ऑनलाइन कोर्स लेना ज़रूरी है क्या? मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको प्रॉपर टाइम देना। हाँ, उसको आपको प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा। और बिना मेहनत के मैंने देखा बिना मेहनत के कुछ नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ती है। और सही मार्गदर्शन ही बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कई एज होती है जो ये जो टीन एज होती है, जो जिस एज में मैं हूँ तो उसमें कई लोग होते हैं जो उनका बहुत सारी चीज़ें उनका ध्यान भटकता रहता है। लेकिन मेरे घर का माहौल ऐसा रहा है कि मेरी मम्मी सीनियर असिस्टेंट हैं और मेरे पिताजी लॉयर हैं, तो मेरे घर में हमेशा सही एक माहौल रहा है। तो उन्होंने हमेशा मुझे गाइडेंस दिया है कि ये मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। तो जैसे कि उन्होंने ही मुझे बताया था कि शॉर्ट हैंड क्या होता है, तो मैंने उसकी वजह से इसके प्रिपरेशन चालू की। और फिर शॉर्ट हैंड, जैसे कि मैं हमीरपुर से आता हूँ, हमीरपुर ज़िले से आता हूँ, वहाँ पे इसकी कोचिंग है नहीं। तो जैसे कानपुर कोचिंगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, तो मैं अपने पापा और भैया के साथ यहाँ कानपुर आया और फिर यहाँ आके मैंने शॉर्ट हैंड कोचिंग पता की। तो मुझे ऋषभ शॉर्ट हैंड के बारे में पता चला, तो फिर हम लोग ने आके आपकी कोचिंग में ज्वाइन किया। और एग्ज़ाम के साथ 1 या 2 महीने पहले ही हमने, या कुछ महीने पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। 3 महीने। हाँ 3 महीने हुए थे। हाँ, 3 महीने पहले हमने कोचिंग ज्वाइन की और शॉर्ट हैंड सीखे आपके यहाँ से। तो जो भी सी ग्रेड में होता है तो वो हमीरपुर में कुछ दिन तुमने क्लास शायद ली थी। हाँ, हमीरपुर में ली थी, लेकिन कुछ ज़्यादा बेटर वहाँ, क्योंकि हमीरपुर एक छोटा शहर है, वहाँ पे कोई कंपटीशन जैसा माहौल नहीं है। तो एक ये भी था कि कानपुर में बहुत सारे बच्चे हैं जो और भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो कानपुर में कि ये भी था रहने का पर्पज़ कि यहाँ पे हमें कंपटीशन देखने को मिलेगा, जो एक्चुअल कंपटीशन होता है। तो इसी वजह से हमने कानपुर आया और यहाँ पे शिफ्ट किया। तो हमने आपकी कोचिंग ज्वाइन की। यहाँ पे हम कई लोगों से मिले, और जैसे कि आपकी कोचिंग से पहले भी कई लोगों का सिलेक्शन हुआ था जिन्होंने 3-4 महीने पढ़ के शॉर्ट हैंड सीखी, उनका सिलेक्शन हो गया था। तो एक मोटिवेशन, हाँ, तो मोटिवेशन आया कि अब मैं भी कर सकता हूँ, जब ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी सीख के कर सकता हूँ। तो मैंने आपके यहाँ सीखी और मेहनत भी की। हाँ, मेहनत भी की। और भी एक एग्जाम दिया था। हाँ, मैंने सीआरपीएफ का मेरा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी था और मेरा ईपीएफओ का एग्ज़ाम था, तो मैंने दोनों क्वालिफाई किए। लेकिन अभी मेरा जो मेन टारगेट था वो मेरा एसएससी का था, क्योंकि ये एक एसएससी एक ऐसी एसएससी एक ऐसा पोस्ट थी जिसके थ्रू आप एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी या निजी सचिव के पद पे आप जॉब पा सकते थे इतने कम एज में। हाँ, इतनी कम एज में, क्योंकि बाकी जो है आप अपन निजी सचिव बन सकते हो यूपीपीसीएस के, लेकिन उसके भी लिए आपको एज 21 चाहिए होती है और ग्रेजुएशन चाहिए होता है। तो मुझे एक ड्रीम मेरा यही था, गोल यही था, क्योंकि 18 की एज में आप एक निजी सचिव का पद पा सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग सालों से तैयारी करते हैं, वो नहीं कर पाते। तो मेरा एक बस यही सपना था, तो मैं इसी सपने के साथ लगा रहा और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया रक्षा मंत्रालय में निजी सचिव के पद पे। अब आप बच्चों को बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया तो आपने उसमें कैसा महसूस किया? आपको उम्मीद तो थी, क्योंकि शायद आपकी मैम ने भी कहा था, मैंने बोला था कि तुम्हारा बेटा पक्का है फाइनल। हाँ, तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं उस समय घर पे नहीं था, मैं दोस्तों के यहाँ था। मैं क्योंकि अपने एग्ज़ाम होने के बाद मैं तुरंत अपने घर चला गया था शायद, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट हो गया था उसी टाइम पीरियड में।
तो उनके जो कि स्किल का एग्ज़ाम था उसके 3-4 दिन पहले मेरे घर वालों को कॉल आता था कि मुझे पता चला कि उनका कार एक्सीडेंट हो गया है। तो वो टाइम काफ़ी हार्ड टाइम था क्योंकि आप बाहर हो और ओके ओके बेटा, नर्वस नहीं हो। आई अंडरस्टैंड, आपको सभी लोग देख रहे हैं। आपने कितनी तकलीफ सह के भी कितना कितना आपके पेरेंट्स खुश हुए होंगे कि उनका एक्सीडेंट हो गया, इसके बाद भी मेरे बेटे ने इतना सब कुछ कर लिया। हाँ भुवनेश, अब आप ठीक हो? हाँ, उस समय आपने मुझे बताया भी नहीं कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। स्किल के ठीक पहले हुआ था, किस दिन हुआ था? जैसा कि मेरा SSC का स्किल 3 जनवरी को लगा था। हाँ। तो मुझे 28 दिसंबर को, जो कि मतलब 5 दिन पहले मुझे कॉल आया। मेरे भैया खाना बना रहे थे रूम में, तो हमें कॉल आया मम्मी का। तो मैंने देखा कि मम्मी के चेहरे में चोटें थी और बस बच्चे, समझ रही हूँ मैं। मम्मी ने इसीलिए आपको नहीं बताया होगा उस समय ना। 26 तारीख को एक्सीडेंट हुआ। हाँ, उस समय संभाल के इतना अच्छा स्किल निकाला है ना। मुझे भी नहीं बताया बेटा, पूरा पूरा दिन पढ़े। तो ये स्ट्रॉन्ग पर्सन, हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। फिर तो उनको पता चला होगा जब कि मेरे बेटे ने इतना अच्छा स्किल दिया, तो कितना खुश हुए होंगे। हाँ, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो पहले तो मैंने देखा कि वो जिस घर में थी, वो घर का बैकग्राउंड मैंने देखा वीडियो कॉल पे। हाँ। तो मुझे पहले तो मुझे लगा कि ये अपना घर तो है ही नहीं। हाँ। और फिर मुझे मम्मी के चेहरे में काफ़ी चोटें भी दिखी थी। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया स्ट्रॉन्ग पर्सन यू आर। रिलैक्स बेटा। हाँ, सभी आपको देख रहे हैं, आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। ऐसे समय में आपने इतना अच्छी पढ़ाई की, इतने अच्छे से निकाला स्किल, ये इजी था? बताइए आप। तो फिर मैं मम्मी ने पूरी बात बताई कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, जो कि 26 दिसंबर को हुआ था उनका एक्सीडेंट। लेकिन 28 दिसंबर को उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मेरे पापा थे, तो उन्होंने बताने से मना किया था क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा स्किल लगा हुआ है, तो कहीं इससे मेरे स्किल पे पूरा। हाँ, लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है कि वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो मुझे उस समय इस बात की बहुत बुरा लग रहा था कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ मम्मी से मिलने, जिसके लिए मैं बस तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। भगवान को थैंक यू बोलो। देखो, पेरेंट्स आपके एकदम ठीक हैं और कितना खुश है ना, बहुत खुश है ना कि मेरे बेटे ने इतना, जिस लिए उन्होंने बताया नहीं तुम्हें, उनको कितना प्राउड फील हो रहा होगा कि हमारा बेटा निजी सचिव के पद पे चयनित हो गया। गुड बाय ना। क्योंकि हाँ, मेरे पापा ने जैसे कि मुझे मना किया था मम्मी को कि मत बताइए कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मम्मी तो मम्मी होती है, माँ होती है, कहने जैसे कहते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर उसके बाद से फिर मेरे 5 दिन मेरे स्किल के बचे थे। तो भले ही 5 दिन बचे थे और उनको कुछ ज़्यादा चोटें आई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। और वो जबकि ठीक थे और अस्पताल से भी उनका सब हो गया था, मतलब, और रिश्तेदारों के यहाँ थे वो। तो हालत उनकी सब सही थी, लेकिन फिर भी एक दिमाग में एक बात घूमती रही मेरे पास उसके बाद से
कि जब उन्हें ज़रूरत थी तब मैं वहाँ नहीं था, और जिनके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कोई मतलब नहीं होता कि अरे भगवान जब साथ में होते हैं तो अच्छा। हाँ। आप देखो सभी स्टूडेंट फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को समझाया कि इससे इसको मैं अपने प्रिपरेशन में नहीं आने दूंगा, क्योंकि अगर मैं डिमोटिवेट होता हूँ, मैं अगर इसको ज़्यादा दिमाग पे ले लेता हूँ तो मेरा स्किल बिगड़ जाएगा, और जो खुशी मैं अपने घर वालों को दे सकता हूँ इस चीज़ से तो वो रह जाएगी। तो मैंने इस पे ज़्यादा पापा की ओर हाँ पापा का चेहरा याद आया होगा। हाँ, फिर मुझे याद आया कि मेरे माँ बाप ने जितना मेरे लिए किया है तो उनको एक पे बैक है, उनको उतना लौटाना है, 100 गुना लौटाना है। तो इसी के साथ मैंने आगे की तैयारी की। फिर मैंने ना मैंने दिन देखी, फिर ना मैंने रात देखी, फिर मैं स्किल पर लगा रहा। और आपने भी उस टाइम पे मेरी स्पीड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्टूडेंट में होती हैं, गलतियों पे बहुत आपने ध्यान दिया। और आपने मुझसे जैसी डिटेल्स लिखवाई, आपने मुझे जैसा करने को कहा, मैंने वैसे ही पूरा आपके हिसाब से चला। और जैसा ही जितना आपने कराया था, फिर उसके बाद मैंने स्किल को जब दिया तो स्किल में भी मुझे पूरी जितना मैंने आपके थ्रू पढ़ा था वो सब वही आया, उससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं आया। क्योंकि SSC में जो 80 WPM होती है वो रामधारी खंड 1 से बोली गई थी। वो तो 2 दिन पहले ही मैंने बोली थी। हाँ, वो तो आपने तो कई बार कराई थी, तो वही वाली डी ग्रेड तो मेरा क्लियर हो गया था। और मेरे 1% मिस्टेक हुई है। हाँ 1-2% थी, तो डी तो मेरा क्लियर हो गया था। तो डी में मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरे नंबर भी अच्छे थे, तो मुझे डी से कोई मतलब भी नहीं था, डी ग्रेड से, कि यार डी ग्रेड कोई है। और मुझे फिर सी ग्रेड की चिंता हो रही थी कि सी ग्रेड में कहीं ऐसा मैटर ना हो 100 पे कि जो कि हार्ड मैटर आ जाए, कि कुछ कई कबार हार्ड मैटर आ जाए। 2022 में हार्ड मैटर बोला गया था, तो उसकी मुझे चिंता थी। लेकिन जो सी ग्रेड में जो 100 में जो मैटर बोला गया, तो उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं था जो कि आपने मुझे आउटलाइन ना बताई हो, या ऐसा कोई शब्द नहीं था जिस पे मैंने प्रैक्टिस नहीं की, या उसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जिस पर मैंने डिक्टेशन ना लिखी हो। तो मेरा भी स्किल का अच्छा गया, लेकिन एक स्किल मेरा वो फर्स्ट टाइम था, तो स्किल देने के बाद भी जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक एक अंदर से डर था कि स्किल दे तो दिया मैंने, लेकिन पास स्किल में कहीं फेल ना हो जाऊँ। नंबर्स मेरे अच्छे थे, मुझे मार्क्स से कभी कोई वो डाउट नहीं रहा कि मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुकेगा, लेकिन मुझे स्किल का डर था कि फर्स्ट टाइम स्किल मैंने दिया था, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा स्किल ख़राब ना हो गया। लेकिन जब मेरा ये अभी इन्होंने 6 फरवरी को शायद मेरा रिजल्ट दिया था, तो 6 फरवरी में इन्होंने रिजल्ट दिया, तो मैंने देखा कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है, और FHQ मिला था जो कि रक्षा मंत्रालय है, उसमें एज ए निजी सचिव मुझे चयन मिला था। तो उस समय मैं अपने दोस्तों के आता, तो फिर फिर मैंने फर्स्ट टाइम पहली बार पापा को कॉल किया, और मैंने कहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, निजी सचिव बन गया मेरे रक्षा मंत्रालय में। हाँ, तो उसके बाद मैं घर नहीं गया, क्योंकि मैं जानता था कि घर जाऊंगा तो मैं रोज रो दूंगा। हाँ, क्योंकि तब मैं वैसे बहुत जल्दी रोता हूँ। खुशी के आंसू, है ना? हाँ, तो वैसे घर गया तो मम्मी ने बताया था कि पापा रो रहे थे कि खुशी होती, इतना खुश थे, हाँ, इनके आंसू आ गए कि मेरे बच्चे ने इतना प्राउड फील कराया। हाँ, इतनी कम उम्र में इतना कर लिया तो और फिर बताते कि उसके बाद मेरी मम्मी पापा की खुशी तो मतलब बहुत साथ में आसमान पे थी। पापा तो कह रहे थे कि मुझे 2 दिन पता नहीं चला मैं पृथ्वी पर हूँ भी। वो इतने ज़्यादा खुश थे। उसके बाद से फिर मैंने भैया को कॉल किया, भैया को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर उससे मेरी यही स्टोरी थी कि मेरा जो सबसे बड़ा मोटिवेशन थे मेरे घर वाले ही थे हमेशा से, कि उन्होंने मेरे लिए जितना किया है उतना मुझे उनको लौटाना है, उसे 100 गुना उनको लौटाना है। तो ये भी मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और यही सब बच्चे अगर सोच लें कि हाँ, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए इतना करना है, और यही सबसे बड़ी चीज़ लोग जिस एज में होते हैं तो लोग नकारते हैं कि अपने घर वालों की बात नहीं मानते। अपने आप को मैंने कई लोगों को देखा है जो अपने आप को ही थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा तवज्जो देते, घर वालों की बात तो नहीं मानते। लेकिन मैंने अपनी जितनी ज़िंदगी में देखा है, मैंने अपने घर वालों की बात ही मानी है,
और आज मैं जहाँ पे हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, सिर्फ अपने घर वालों और आपके मेहनत की वजह से हूँ जो मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि अगर मेरे अपने पिताजी की बात नहीं मानी होती तो मैं आज जहाँ पे निजी शिक्षक के पद पे आज मैं ना होता। तो मैं तो बस यही कहूँ कि आप हमेशा अपने बड़ों की बात ज़रूर मानें, और आपका मोटिवेशन आपके परिवार ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं ज़िंदगी में वो आप अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं। और जब तक आपके पास जो चीज़ उसकी अहमियत आपको समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो चीज़ नहीं रहेगी तब आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी। तो मेरा तो बस यही कहना आप है। सब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी बच्चे आपको देख रहे हैं, सब आपको फॉलो करेंगे, आप मेरे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको तो मैं मैसेज बस ये है कि आप जैसी तैयारी कर रहे हैं वैसी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी एक बार में नहीं होता, दूसरी बार में आपका सिलेक्शन होगा, दूसरी बार में नहीं हो तो तीसरी बार में होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कुछ नंबरों से रह जाता है हर बार, लेकिन वो मेहनत जो कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और आपकी सिलेक्शन तो ज़रूर होगा, ये बात तो सच है। तो कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि आपके डिमोटिवेट होने का भले ही एक कारण हो, लेकिन आपके मोटिवेट रहने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आज शॉर्ट हैंड जो कि स्टेनोग्राफी है उसमें आप ज़रूर आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक सेंटेंस भी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छा करेंगे। हाँ प्रैक्टिस, हाँ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है जो आप लाइफ में करना चाहिए। वो तुमने जरूर किया है। हाँ। रेगुलर भी रहे हाँ। और सारा कुछ फॉलो किया। थैंक यू भुवनेश, जो आपने बच्चों को मोटिवेट किया, बताया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करना चाहिए, तो अपनी मंजिल को जरूर पा लेंगे। ओके।